करती हूं मंच पर माननीय पूर्व नेता प्रतिपक्ष महोदय एवं पूर्व मंत्री रह चुके हमारे झारखंड सरकार में श्री अमर कुमार बावरी जी को मैं मंच पर आमंत्रण दे रही हूं। ससम्मान आप मंच पर आएं और स्थान ग्रहण करें और आपसे बातचीत करने के लिए पुनः हमारे एंकर नितेश जी और माधवी जी को मैं आमंत्रित करती हूं। श्री अमर कुमार बावरी जी के लिए जोरदार तालियां स्वागत स्वरूप। बहुत बहुत स्वागत सर आपका इस मंच पर। नितेश जी और माधवी प्लीज। हेलो 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 हेलो। कोयलांचल कॉन्क्लेव 2025 का ये दौर जारी है और लगातार हमारे तमाम अतिथि भी इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं और बड़ी ही सहजता से हमारे सारे सवालों का जवाब भी दे रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ इस मंच पर मौजूद है झारखंड के पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री अमर कुमार बावरी जी। तो सबसे पहले अमर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है नक्षत्र न्यूज के कोयलांचल कॉन्क्लेव में। और झारखंड की राजनीति में एक ऐसा चेहरा है, ये एक ऐसा नाम है जिसने सत्ता और विपक्ष दोनों ही भूमिका को बड़ी ही नजदीक से जाना है, सरकार में रह के जिम्मेदारियों को समझा और जब विपक्ष में थे हैं और लगातार सवाल पीछे नहीं लेते हैं। और अमर जी आपसे पहला सवाल लेने से पहले मैं चाहूंगी आपके राजनीतिक सफर पर एक झलक हम आपको दिखा दें। पिता हवलदार, साधारण सा परिवार, लेकिन इस परिवार के लड़के के सपने बहुत बड़े थे। तमन्ना थी आईएएस बने, लेकिन किस्मत ऐसी कि सिस्टम क्या सरकार ही बन गई। संघर्ष की आग में तपकर निकले अमर कुमार बावरी राजनीतिक यात्रा के पड़ाव में नाकाम हो जाते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारते। चंदन क्यारी से जुड़ाव और लगाव ही रहा कि साल 2005 से राजनीतिक यात्रा शुरू करने वाले अमर बावरी को पहली जीत 9 साल बाद मिली, जब साल 2014 में वो चंदन क्यारी से विधायक बने। अपने मिलनसार व्यक्तित्व की वजह से बोकारो जिला के चंदन क्यारी क्षेत्र के युवाओं में इनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। रघुवर सरकार में अमर बावरी को साल 2015 में राजस्व एवं पर्यटन मंत्रालय दिया गया। अमर बावरी को झारखंड का एक सफल भूमि सुधार, राजस्व और पर्यटन मंत्री माना जाता है। झारखंड में 50 लाख तक की जमीन या प्रॉपर्टी रजिस्ट्री सिर्फ 1 रुपये में महिलाओं के नाम करने के फैसले से बावरी को बड़ी पहचान मिली। अमर बावरी ने झारखंड में पर्यटन, विशेषकर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई काम को मंजूरी दी। अमर कुमार बावरी ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के मंत्रिमंडल में रहते हुए पतरातू घाटी सड़क बनाने के साथ ही धार्मिक उत्सवों को आरंभ करने वाले कई फैसले भी लिए थे। इसके साथ ही झारखंड की राजनीति में अमर बावरी का कद बढ़ता ही गया। अमर कुमार बावरी झारखंड प्रदेश अनुसूचित जनजाति मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। साथ ही साथ अमर बावरी झारखंड विधानसभा में विरोधी दल के नेता भी रह चुके हैं। जो मिल गया उसे तकदीर का लिखा कहिए, जो खो गया उसे किस्मत का फैसला करिए। ये पंक्तियां अमर बावरी पर सटीक बैठती है। नक्षत्र न्यूज अपने सबसे बड़े संवाद के मंच कोयलांचल कॉन्क्लेव में अमर कुमार बावरी का अभिनंदन करता है। अमर जी ये छोटी सी राजनीतिक झलक थी आपके सफर पर और अब हम सवाल जवाब का दौर भी शुरू करते हैं। जैसे मैंने पहले ही इस चीज का जिक्र किया कि आपने सत्ता और विपक्ष दोनों ही भूमिका को बड़ी ही नजदीक से देखा है, तो आपके हिसाब से सत्ता में रहकर काम करना ज्यादा मुश्किल है या विपक्ष में रहकर सरकार को जवाबदेह बनाना? जोहार सभी को। सत्ता में जब रहते हैं तो आपके पास अकाउंटेबिलिटी रहती है कुछ डिलीवर करने का। आपके पास वो साधन है, संसाधन है, जिसके माध्यम से जिस विचार के साथ आप राजनीति में आते हैं, सेवा, उस विचार को इम्प्लीमेंट करने को, नीचे धरातल पर उतारने को आपके पास चैलेंजेस रहते हैं। और जब अकाउंटेबिलिटी रहती है
तो कहीं ना कहीं जनता की कसौटी पर, आपके खुद के तैयार किए गए मानकों पर आप क्या कर पाते हैं, ये आपके लिए चुनौती होता है। इसलिए वो थोड़ा सा कठिन लगता है बनिस्बत की विपक्ष में चीजों को लोगों के पास उजागर करना, सरकार को आईना दिखाना और प्रश्न खड़ा करना। इसलिए मुझे जवाब देना पड़े तो मेरे हिसाब से सरकार या किसी जवाबदेह पद पर डिलीवर करना ज्यादा कठिन है बनिस्बत के सवालों को उठा करके सामने वाले को आईना दिखा करके यह उम्मीद करना कि वो इन सारी बातों को हल करे। बावरी जी, महिलाओं के लिए 1 रुपया में रजिस्ट्री की क्या सोच थी आपकी और अब क्यों नहीं रहा, आपको क्या लगता है? देखिए, देश के राजनीति में एक महत्वपूर्ण कदम परिवर्तन 2014 में आया जब नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, और उसी वर्ष झारखंड में भी माननीय रघुवर दास जी की एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। पहले अलायंस की, बाद में फिर बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार। और आदरणीय मोदी जी ने जो नेतृत्व दिखाया था, जिसमें महिला सशक्तिकरण, गांव का विकास, एक बहुत बड़ी एक लक्ष्य लेकर के उन्होंने अपने जितने भी सरकारें थे उनको आग्रह किया था। और माननीय रघुवर दास जी ने महिला सशक्तिकरण की दिशा को आगे बढ़ाने के लिए और विशेष करके महिलाओं के हाथों में एक विचार के साथ कि अगर संपत्ति का अधिकार रहे तो उनके खिलाफ जो अत्याचार होते हैं महिला के खिलाफ वो कम होंगे। संपत्ति का अधिकार रहने से जो घरेलू हिंसा होती है वो घरेलू हिंसा भी कहीं ना कहीं कम होंगे। और साथ साथ जो ऐसे परिवार, गरीब परिवार जो संपत्ति तो खरीद लेते हैं लेकिन रजिस्ट्री के पैसे नहीं जुगाड़ करने के कारण वो उसकी रजिस्ट्री नहीं करा पाते हैं, इसी को ध्यान में रख करके, महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रख करके 1 रुपया में 50 लाख रुपए तक की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर करने का निर्णय हम लोगों ने लिया था। और उसका बहुत ही सुखद अनुभव भी रहा था। महिलाएं बड़ी पैमाने पर संपत्तियों के अधिकारी हो रही थी और कहीं ना कहीं सशक्तिकरण की दिशा में घरेलू हिंसा के तरफ जो है वो बहुत संख्या कम भी हो रही थी। और समाज में एक इक्वलिटी का भाव, एक समानता का भाव, जो जेंडर अनइक्वलिटी का जो भाव रहता है वो जेंडर अनइक्वलिटी के भाव भी खत्म होने का एक प्रयास झारखंड की सरकार ने किया था। ये दुर्भाग्य रहा कि सरकार बदलने के साथ ही जो वर्तमान की सरकार है, हेमंत जी की सरकार है, उन्होंने पहला फैसला इसी योजना को रद्द करने में लगाया, यह आर्गुमेंट देते हुए कि भाई राजस्व की क्षति हो रही थी। राजस्व कितना जाता? आज जो इस तरह से महिला सशक्तिकरण के नाम पर आपने जो यहाँ योजनाएं चलाई है उसके बनिस्बत में बहुत कम था। और आप देखे होंगे कि उस समय का जो रजिस्ट्री का दर था और लोग लीगल तरीके से जो रजिस्ट्री करा करके अपने संपत्तियों पर अधिकारी हो रहे थे, जो झगड़े आज होते हैं वो झगड़े कम होते और कहीं ना कहीं उसका लाभ मिलता। यह योजना को कैंसिल करके इस सरकार ने महिला विरोधी अपने चेहरे को उसी समय उजागर किया था। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह आपको एक बड़े फ्रेम के रूप में देख रहे थे इस चुनाव में, खासकर बीजेपी को तो शिकस्त मिली ही, आप भी अपनी सीट नहीं बचा पाए, क्या कारण रहा? देखिए, जनता भारतीय लोकतंत्र में अंतिम शक्ति है और जनता ही जनार्दन है। उसका मैंडेट जिता के या हरा के जिस तरह से भी देती है हम उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं। कुछ कमियां खामियां खुद में रही होगी, कहीं ना कहीं चंदनकारी के लिए तो हम लोगों ने बहुत कुछ किया। ऐसा मुझे लगता है कि भाई इंजीनियरिंग कॉलेज, वहां के 63 गांव में बिजली नहीं थी, उन 63 गांव में बिजली, पावर का सब ग्रिड, 5 सब स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, 6 का अनुसंधान केंद्र, पार्क, सारी सड़कों का निर्माण, रविंद्र भवन, इस तरह से बहुत सारी चीजें हम लोगों ने की है। और मुझे लगता है कि विकास के मानदंड पर जितने चीजें होनी चाहिए थी, चंदन क्यारी में आजादी के बाद जो चीजें नहीं हुई थी हम लोगों ने 10 साल में वो चंदन क्यारी को करके दिखाया था। जब कोई जाएगा अभी तो जाकर के देख सकता है। लेकिन बावजूद इसके चंदन क्यारी की जनता ने यह निर्णय लिया है तो मैं उसको स्वीकार करता हूं, उसको एक्सेप्ट करता हूं, ना कि विपक्षियों की तरह, विरोधी दलों की तरह कहें कि जहां जीत गए वहां ठीक है, जहां हार गए वहां ईवीएम हो गया। इस तरह का आर्गुमेंट नहीं कर सकता हूं। जो जनता ने दिया है उसको स्वीकार करके आगे चीजों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। अपने शीर्ष नेतृत्व ने जो जिम्मेवारियां जब दी है, मैंने ईमानदारी के साथ उसको डिलीवर करके उनके मान को, उनके विश्वास को खरा उतरने का कोशिश किया। पार्टी कहीं ना कहीं चाह रही थी कि आपको कांके सीट से चुनाव लड़ाया जाए,
आपने हामी नहीं भरी, मलाल है? देखिए, राजनीति में अगर जीत को ही सब कुछ मान लिया जाए तब तो मलाल मन के अंदर आना चाहिए। लेकिन मैंने चंदन क्यारी से अपनी पहचान, अपने मातृभूमि से यहाँ तक का सफर तय किया था, इसलिए मेरी पहली प्राथमिकता और आखिरी प्राथमिकता चंदन क्यारी ही थी। चंदन क्यारी की जनता ने जैसा मेरा आकलन किया है मैं उसको सहर्ष से स्वीकार करता हूं और मन में कोई किसी तरह का कोई बिना क्षोभ रखे हुए, बिना कष्ट रखे हुए अभी जो भूमिका जनता ने दी है, पार्टी ने जो भूमिका दी है उसके निर्वहन को नगर निगम में आरक्षण को लेकर आपका क्या कहना है, जिस तरीके से निकला है? देखिए, वर्तमान की सरकार का मेरा ये मानना है कि ये दलित की सबसे बड़ी विरोधी सरकार है। और ऐसा मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि आपको मालूम होगा कि ये सरकार जो है नगर निकाय के चुनाव नहीं कराना चाहती थी और नगर निकाय के चुनाव के लिए जब कोर्ट ने लगातार प्रेशर बनाया तो आपको याद होगा रांची के मेयर सीट को जो चक्रानुक्रम में जो हमारा रिजर्वेशन है, आरक्षण है, वो नगर निकाय और स्थानीय त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में चक्रानुक्रम में यह रोटेशन होता है और महामहिम राज्यपाल के हस्ताक्षर से नगर निगम के चुनाव के लिए, नगर निकायों के चुनाव के लिए गजट जारी होता है और उसके द्वारा रांची की सीट जो है आरक्षित कर दी जाती है एससी के लिए। लेकिन जैसे ही रांची की सीट एससी के लिए रिजर्व हुई, पूरा सरकारी महकमा जो है वो पूरी तरह से एक्टिव होता है राजनीतिक रूप से जेएमएम कांग्रेस का और एक प्री प्लान करके एक नया एक राजनीतिक स्टंट करके उसको कैंसिल करने के लिए वो आगे आते हैं और बाद में फिर एक नोटिफिकेशन जारी होता है जिसमें धनबाद एससी सीट के लिए रिजर्व होता है और फिर वो धनबाद की सीट भी बदल दी जाती है और आरक्षण जिस तरह से यहाँ पर मिल रहा था उस पर पूरी तरह से वो एक मैं कह सकता हूं कि एक बड़ी राजनीति करके इनका मानमर्दन करने का काम करते हैं। तो दलित विरोधी यह सरकार, आदिवासी विरोधी सरकार, पिछड़ा विरोधी सरकार, जिसका कभी भी यह इच्छा नहीं रहा है कि यहाँ के नागरिकों को उसके उचित सम्मान मिले और आरक्षण या फिर स्थानीय नीति या फिर जितने भी यहाँ के जनता के हृदय के करीब के जो मुद्दे हैं वो मुद्दे सिर्फ और सिर्फ इनको राजनीति के शीर्ष पर मतलब सत्ता हासिल करने का एकमात्र पायदान के रूप में इस्तेमाल करते हैं और एक बार सत्ता में चढ़ गए तो पायदान को भूल जाते हैं। अमर जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी। आज की तारीख में अमर कुमार बावरी की राजनीति किस दिशा में जा रही है? सत्ता में वापसी या फिर एक मजबूत विपक्ष या फिर एक नई राजनीति पीढ़ी को तैयार करना? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूं और भारतीय जनता पार्टी के फ्रेम में जो भी जिम्मेवारियां भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व मुझे देती है मैं उसको करता हूं और वापस जरूर हम सब आएंगे और वापस आकर के इसको लोग एक्स कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि नेक्स्ट हम लोग वापस हैं, नेक्स्ट हम ही लोग हैं, वापस आएंगे। बादल जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, अच्छे नेता हैं, बहुत सारे युवा साथी जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है झारखंड की राजनीति में सेकेंड लीडरशिप में, वो सारे लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से आगे पीछे होता ही है, जीत हार होता ही रहता है। लेकिन इतना जरूर मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अपनी जनता को, सुधी जनता को कहना चाहता हूं कि हम लोग जहां भी रहें जनता के लिए संघर्ष, गरीब गुरबों के लिए संघर्ष और राज्य में होने वाली कोई भी ऐसी गतिविधि जिससे राज्य का नुकसान हो, जनता का नुकसान हो, उसके खिलाफ मुखरता के साथ खड़े रहेंगे। इसी से जुड़ा एक और सवाल अमर जी, मौजूदा झारखंड सरकार के कामकाज को आप कैसे आंकते हैं? आज एक स्टोरी आप देख रहे होंगे, चाईबासा में एक आदिवासी दंपति अपने 4 साल के बच्चे का शव एक झोले में टांग करके लेकर के आता है। आज इससे ज्यादा दर्दनाक, इससे ज्यादा विभत्स और इससे ज्यादा विकृत करने वाला कोई सूचना नहीं हो सकती है और राज्य सरकार के माथे पे सिकन तक नहीं आती है। और राज्य सरकार अगर दावा करती है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं में हमने बहुत अचीवमेंट किया है, हम एक एम्बुलेंस तक नहीं दे सकते हैं, मानव को शर्मसार करने वाले, मानवता को शर्मसार करने वाला घटना। और 2 घटनाएं आज बहुत चर्चे में है, एक तो झारखंड से और एक जहां हम जुड़ नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते, जहां हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन बांग्लादेश में एक
युवक को, हिंदू युवक को जिंदा जला दिया जाता है। वो विदेश की बातें हैं, वो भी मानवता को उतना ही शर्मसार करती है जितना यहाँ झारखंड में हो रहा है। और बावजूद इसके राज्य सरकार किसी भी तरह से अपने फेलियर को, अपने हानि को, माने जो उन्होंने जो कमजोरी है उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस राज्य सरकार का आकलन 1.5 साल में ही कर सकते, 1 साल में ही कर लीजिए कि इस घटना के बाद जहां लोग जीवन खोजने जाते हैं वहां उनको मौत मिलती है, जहां जीवन खोजने जाते हैं वहां बच्चों को HIV संक्रमित ब्लड चढ़ा दिया जाता है। ऐसी सरकार से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं जहां बालू के घाट के लिए बालू, आप कहते हैं कि हमने फ्री दे दिया है 100 CFT बालू 100 घाटों 100 रुपये में, वो मिलता नहीं है। बालू के ट्रैक्टर चढ़ा दिए जाते हैं। अभी एक कुछ पत्रकार भाई मुझसे पूछ रहे थे कि यहाँ धनबाद में बालू के ट्रैक्टर चढ़ा करके एक व्यक्ति की मौत हो गई। मैं कहता हूं वो व्यक्ति पे चढ़ाया बालू का ट्रैक्टर, यहाँ तो जो CO वीडियो जाता है, सरकारी अफसर जाता है, उस पे चढ़ा देता है बालू का ट्रैक्टर और उसको मौत के घाट उतारने की कोशिश कर देता है। तो यहाँ किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर जो है डिसऑर्डर हो चुका है और यहाँ लोगों का मनोबल कैसे बढ़ा है यह साफ दिखलाई देता है। अमरजीत, 2 मुद्दे विपक्ष ने बड़ी ही जोर शोर से उठाई थी। पहला था SIR का और दूसरा था घुसपैठ का। दोनों ही फेल होता नजर आ रहा है। इन दोनों को कैसे उठाइएगा दोबारा? कोई मुद्दा फेल नहीं है, ये बहुत माने कि आप समझ लीजिए ये समय का बात है। SIR तो हो रहा है और SIR का इम्पैक्ट भी दिख रहा है। आज बिहार में चुनाव हो, आज बांग्लादेश में हो, अब देखिए झारखंड में चुनाव 29 में है, लेकिन छटपटाहट इनकी ऐसी है कि अभी से लग रहे हैं जब भाई उनके प्राण निकल जाएंगे। और दुख तो तब होता है जब विधानसभा के अंदर ऐसे ही ममता बनर्जी भी कह रही थी, माननीय मुख्यमंत्री, कि SIR होने नहीं देंगे, लोगों के जीवन में खून बह जाएगा। लेकिन आज देखिए पश्चिम बंगाल में SIR पूरा अपना अंतिम चरम पर है। वो तो SIR झारखंड में भी होगा। ये संवैधानिक व्यवस्था है और संवैधानिक व्यवस्था से किसी भी सरकार को खिलवाड़ करने का आजादी हमारा संविधान नहीं देता है। आज जैसे एक और न्यूज आप पढ़े होंगे, माननीय अपने स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे हैं कि भाई आप आइए, एक घटना हुई है बिहार में, आइए 3 लाख का पैकेज देंगे, फ्री में घर देंगे। ऐसा लगता ही नहीं है कि वो संविधान के शपथ से संविधान के दायरे में चलाने वाली सरकार के मंत्री है। उनको अभी भी एक गुमान होता है कि वो मुगल साम्राज्य का जो है मंत्री है। तो ये तो SIR हो चाहे हमारा बांग्लादेशी घुसपैठी हो, देखिए घुसपैठ का मामला इतना जटिल और इतना कठिन है। आज नहीं तो कल भारतीय जनता पार्टी ने जो मुद्दा आज से 5 साल पहले उठाया है, आज नहीं तो कल यह मुद्दा झारखंड का सबसे प्रमुख मुद्दा होगा और इस मुद्दा को टैकल करना ही होगा। हम समय रहते हुए ये बातें कर रहे हैं, बाकी लोग समय जब बीत जाएगा तब इसको एक्सेप्ट करेंगे, बस यही अंतर है। तो नीतीश कुमार ने जो किया हिजाब वाला मामला जो डॉक्टर के साथ, तो उसको किस रूप में आप ले रहे हैं? देखिए, मैं इसको ऐसा मानता हूं कि उनका जो उम्र है एक पिता तुल्य है। अगर किसी को यदि प्यार बस वात्सल्य बस अगर उनको कहा कि भाई आप अपना नकाब हटा दे, तो मुझे लगता है उसको इस तरह राजनीति नहीं देना चाहिए। जबकि अशोक गहलोत जी का, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान का वीडियो वायरल है जिसमें एक महिला को उन्होंने घूंघट हटाने के लिए बाध्य किया और जैसा इनकी तस्वीरें आई लगभग कमोबेश वैसे ही तस्वीरें वहां भी आई थी। तब तो किसी ने उस घटना का इस अंदाज से विरोध नहीं किया था। सारी चीजों को राजनीति के सगल से ही देखना और राजनीति करके ही देखना एक उपयुक्त नहीं है। और मुझे लगता है कि इन सारे विषयों पर तुष्टीकरण, वोट बैंक की राजनीति और अपनी सत्ता कैसे बनी रहे और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की गवर्नमेंट को कैसे बदनाम किया जा सके, इसके लिए जो भी टूल या जो भी नैरेटिव गढ़े जा सकते हैं उसकी पूरी चेष्टा आज यहाँ यूपीए सरकार कर रही है। जी बिल्कुल। अमर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए और अपने बिजी शेड्यूल से आपने समय निकाला हमारे लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको, नक्षत्र पूरे चैनल को बहुत बधाई है। इनके ऑनर से लेकर के आप सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं हैं। अंग्रेजी नववर्ष है, नववर्ष की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। आप यशस्वी बनिए, झारखंड के मुद्दों को इसी तरह प्रखरता के साथ, मुखरता के साथ जनता के बीच में रखिए, यही शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अब हम स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। मैं आमंत्रित करती हूं पुनः एक बार एमडी नक्षत्र न्यूज श्री राकेश ओझा सर और श्रीमती मेधा ओझा मैम प्लीज मंच पर आएं और महोदय का स्वागत करते हुए स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्र प्रदान कर सम्मान दें।
सम्मान दे रहे हैं, अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह। तालियां भी आप सबकी ओर से हों।